नमस्कार, आदाब। मैं शर यासिर, स्वागत है आप सभी का सियासत टीवी के हिंदी समाचार में। सबसे पहले देखते हैं हेडलाइंस। मोहन भागवत पर भड़के राहुल गांधी का किसी और देश में होते तो हो जाते गिरफ्तार। जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन के 50 दिन पूरे, पानी पीने में भी हो रही दिक्कत। 111 किसान आज करेंगे प्रोटेस्ट। इंडिया स्टेट वाले बयान पर घिरे राहुल गांधी, भाजपा का पलटवार, बोली देश को तोड़ना चाहती है कांग्रेस। अरविंद केजरीवाल ने दाखिल किया नामांकन, कहा बीजेपी के पास न सीएम, न विजन और न है नैरेटिव। ओवैसी की पार्टी के कांग्रेस पर बड़ा आरोप, कहा रिबा खान को टिकट बीजेपी के बड़े नेता आरिफ मोहम्मद खान के कहने पर मिला। इंडिया अलायंस को तोड़ने की उमर अब्दुल्ला की मांग के बीच अखिलेश यादव का पलटवार, कहा इंडिया अलायंस अखंड है। गजा में 1.5 साल से चल रही जंग जल्द थमेगी, हमास और इजराइल में होने जा रहा है समझौता। अब समाचार विस्तार से। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने आज आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत के बयान पर निशाना साधते हुए कहा है कि उनका ये बयान है कि भारत को आज़ादी राम मंदिर बनने के बाद मिली, राजद्रोह के समान है। उन्होंने ये भी कहा है कि भागवत का कहना है कि देश को 1947 में आज़ादी नहीं मिली, हर भारतीय का अपमान है। भागवत ने किसी और देश में ये कहा होता तो वो गिरफ्तार हो चुके होते। पार्टी के नए मुख्यालय के उद्घाटन पर पार्टी से जुड़े नेताओं को संबोधित करते हुए राहुल गांधी ने यह भी कहा कि मोहन भागवत हर 2 से 3 दिन में देश को यह बताने की हिम्मत रखते हैं कि देश की आज़ादी के आंदोलन और संविधान के बारे में वह क्या सोचते हैं। उन्होंने कल जो कहा वह देशद्रोह की तरह है, क्योंकि इसमें कहा गया कि संविधान अमान्य है, अंग्रेज़ों के खिलाफ लड़ाई अमान्य थी। उन्होंने आगे कहा उन्हें सार्वजनिक रूप से यह कहने की हिम्मत है किसी अन्य देश में ऐसा होता तो उन्हें गिरफ्तार कर लिया जाता और उन पर केस चलाया जाता। यह कहना कि भारत को 1947 में आज़ादी नहीं मिली हर एक भारतीय व्यक्ति का अपमान है। अब समय आ गया है कि हम इस बकवास को सुनना बंद करें, क्योंकि ये लोग सोचते हैं कि वे बस रटते रहेंगे और चिल्लाते रहेंगे। इससे पहले आरएसएस के प्रमुख मोहन भागवत ने 2 दिन पहले सोमवार को कहा था कि अयोध्या में रामलला की प्राण प्रतिष्ठा की तिथि प्रतिष्ठा द्वादशी के रूप में मनाई जानी चाहिए, क्योंकि कई सदियों से दुश्मन का आक्रमण झेलने वाले देश को असली आज़ादी इसी दिन हासिल हुई थी। पार्टी के नए मुख्यालय में राहुल गांधी ने देश में 2 विचारों के बीच जारी जंग की बात करते हुए कहा, यहाँ 2 विचारों के बीच लड़ाई है। एक हमारा विचार है जो संविधान का विचार है, और दूसरी तरफ संघ का विचार है जो इसके उलट है। पंजाब के प्रदर्शनकारी किसानों ने अपनी विभिन्न मांगों के समर्थन में केंद्र के खिलाफ आंदोलन को और तेज करते हुए कहा है कि काले कपड़े पहने 111 किसानों का एक जत्था आज आमरण अनशन शुरू करेगा। इस बीच किसान नेता जगजीत सिंह डल्लेवाल के आमरण अनशन को मंगलवार को 50 दिन पूरे हो गए हैं और किसान नेताओं ने कहा है कि उन्हें पानी पीने में भी दिक्कत हो रही है। वही एक रिपोर्ट में कहा गया है कि आज दोपहर 2 बजे से आमरण अनशन शुरू होगा। इस दौरान सभी किसान काले कपड़े पहनकर पुलिस की बैरिकेडिंग के पास शांतिपूर्ण बैठेंगे। किसान केंद्र सरकार के खिलाफ ये आंदोलन कर रहे हैं। किसानों का यह अनशन खनौरी सीमा पर होगा। इसको लेकर किसान नेताओं ने कहा कि किसान बहुत भावुक हैं और उनका मानना है कि वे डल्लेवाल के बलिदान से पहले अपना बलिदान दे देंगे। अनशन को देखते हुए प्रशासन ने भी पुख्ता इंतजाम किए हैं। आज किसानों के मामलों में सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई भी है। सबकी नजर एक तरफ किसानों के अनशन पर और दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट पर टिकी हुई है। किसान नेता डल्लेवाल पिछले 50 दिनों से आमरण अनशन पर बैठे हुए हैं। उनकी हालत लगातार बिगड़ती जा रही है। किसान नेताओं ने कहा कि उन्हें पानी पीने में भी कठिनाई हो रही है। डल्लेवाल का इलाज कर रहे डॉक्टरों ने कहा कि उनकी सेहत हर दिन बिगड़ती जा रही है। आपको बता दें कि किसान फसलों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य की कानूनी गारंटी की मांग को लेकर शंभू बॉर्डर और खनौरी बॉर्डर पर विरोध प्रदर्शन कर रहे हैं। नई दिल्ली में आज कांग्रेस सांसद सोनिया गांधी ने आईसीसी के नए मुख्यालय इंदिरा गांधी भवन का उद्घाटन किया। 9A कोटा रोड पर निर्मित आधुनिक सुविधाओं से लैस इस मुख्यालय का लंबे समय से कांग्रेसियों को इंतजार था। आज कांग्रेस संसदीय दल की प्रमुख सोनिया गांधी ने जब इस मुख्यालय का उद्घाटन किया, उस समय कांग्रेस अध्यक्ष मल्लिकार्जुन खड़गे और सांसद राहुल गांधी समेत कांग्रेस के अन्य दिग्गज नेता मौजूद थे। देश की आजादी में जिसने अपना सब कुछ निछावर किया है, देश की उन्नति में जिन नेताओं ने, जिन विचारधारा ने अपना सब कुछ दिया, उसके एक नए मुख्यालय का आज आयोजन है और मैं उद्घाटन का आयोजन है। मुझे सौभाग्यशाली हूं मैं। मेरी जिंदगी के सबसे बड़े दिनों में से एक है कि मेरी पार्टी कांग्रेस पार्टी के नए ऑफिस के उद्घाटन के अवसर पर मुझे साक्षात रहने का अवसर मिला। मैं मानता हूं कि ये एक दिन
दुनिया को दिशा देने वाला ऑफिस बनेगा। देश को तो दिशा देता ही है, देश के लिए तो करेगा ही, पर दुनिया को दिशा देने वाला एक मुख्यालय एक दिन बनेगा। कांग्रेस नेता राहुल गांधी ने कांग्रेस के नए मुख्यालय इंदिरा भवन में पार्टी नेताओं को संबोधित करते हुए एक बयान दिया जिसकी जमकर आलोचना हो रही है। राहुल गांधी ने भाजपा और आरएसएस को घेरते हुए इंडियन स्टेट को लेकर टिप्पणी की। राहुल गांधी के बयान पर बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने निशाना साधते हुए कहा है कि आज कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी ने साफ कर दिया है कि बीजेपी और प्रधानमंत्री मोदी का विरोध करते करते वो देश का विरोध करने लगे हैं। वो भारत और भारतीय राज्यों के खिलाफ लड़ रहे हैं। ये कोई संजोग नहीं बल्कि सोचा समझा प्रयोग है। आज कांग्रेस पार्टी राहुल गांधी ने सरेआम ऐलान कर दिया है कि बीजेपी मोदी से लड़ते लड़ते, बीजेपी और मोदी का विरोध करते करते वो देश विरोध में उतर आए हैं। वो देश से लड़ रहे हैं, वो भारत और भारत के राज्य से ही लड़ रहे हैं। और ये कोई संयोग नहीं है, ये सोचा समझा प्रयोग और सोरोस द्वारा स्पॉन्सर्ड उद्योग बन चुका है। क्योंकि बार बार राहुल गांधी भारत तोड़ो के एजेंडे पर चलते हैं। ये वही राहुल गांधी है जो खून की दलाली कहते हैं सेना के शौर्य पर। ये वही राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी है जो सर्जिकल स्ट्राइक, बालाकोट एयर स्ट्राइक पर सवाल खड़े करती है, पुलवामा और 26/11 का दोष पाकिस्तान से हटाकर भारत पर डालती है। ये वही कांग्रेस पार्टी और राहुल गांधी है जो इलान ओमर, जो भारत को जम्मू कश्मीर से अलग करना चाहती है, उनके साथ खड़े हो जाते हैं। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो सोरोस फंडेड ग्रुप में सोनिया गांधी को को प्रेसिडेंट रखती है, जो कश्मीर को आज़ाद करने की और भारत से अलग करने की बात करता है। ये वही कांग्रेस पार्टी है जो बार बार भारत के भीतर विदेशी धरती पे जाकर भारत के संवैधानिक संस्थाओं पर सवाल खड़े करती है, भारत की संप्रभुता और भारत की अखंडता को चूर चूर करती है और हस्तक्षेप की मांग करती है, इंटरवेंशन की मांग करती है। आज एक बात स्पष्ट हो चुकी है कि कैसे राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी देश विरोधी, संविधान विरोधी है और मोदी विरोध में उतरते उतरते आज देश के खिलाफ ही वो जंग लड़ रहे हैं, एक लड़ाई लड़ रहे हैं। देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी महाराष्ट्र की राजधानी मुंबई के दौरे पर हैं। यहां पर उन्होंने नौसेना यागार्ड में आईएनएस सूरत, आईएनएस नीलगिरी और आईएनएस वाजगीर नौसेना को सौंप दिया। पीएम मोदी के दौरे पर शिवसेना यूबीटी के नेता आदित्य ठाकरे ने निशाना साधा है। उन्होंने पीएम मोदी के विजिट से लगने वाली सड़कों और ट्रैफिक जाम पर सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि चुनावों की तरह पीएम ने हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल क्यों नहीं किए। उन्होंने आगे कहा कि कामकाजी दिनों में मुंबई में ट्रैफिक जाम हो जाता है, लाखों लोग वेस्टर्न एक्सप्रेस हाईवे पर फंसकर ऑफिस के लिए देर से पहुंचते हैं। ऐसे कार्यक्रम जहां वीआईपी ट्रैफिक 20 मिनट से ज्यादा समय तक रुकते हैं, वीकेंड पर क्यों नहीं जा सकते हैं, कामकाजी दिन ही क्यों चुने जाते हैं। आदित्य ठाकरे ने आगे कहा कि चुनावों के समय की तरह हेलीकॉप्टर का इस्तेमाल क्यों नहीं कर सकते हैं ताकि उनकी यात्रा जल्दी हो जाए। ट्रैफिक को बेहतर तरीके से प्लान क्यों नहीं किया जा सकता है। मुंबई करो कोई वीआईपी यात्राओं से क्यों परेशान होना चाहिए। पीएम मोदी के दौरे पर संजय राउत ने भी सवाल उठाया। उन्होंने कहा कि अगर प्रधानमंत्री मुंबई के विकास के लिए आ रहे हैं तो स्वागत है, लेकिन अगर वे अदानी के विकास के लिए आ रहे हैं तो यह स्वीकार्य नहीं। धरावी का सवाल अभी भी लंबित है। उन्होंने कहा कि प्रधानमंत्री मणिपुर कब जाएंगे, यह भी एक बड़ा सवाल है। दिल्ली चुनाव खत्म होने के बाद ही उन्हें वहां जाना चाहिए। आज मंच पर ईवीएम मशीन रखी जानी चाहिए। वही आगे उन्होंने कहा कि महापुरुषों की तस्वीरें रखने के बजाय ईवीएम रखी जाए ताकि इस जीत के असली रचनाकार मंच पर आ सके। केंद्रीय गृह मंत्रालय ने ईडी को शराब घोटाला केस से जुड़े मनी लॉन्ड्रिंग मामले में अरविंद केजरीवाल और मनीष सिसोदिया के खिलाफ मुकदमा चलाने की अनुमति दी है। यह अनुमति इसलिए महत्वपूर्ण है क्योंकि अरविंद केजरीवाल ने इसके न होने को आधार बनाकर निचली अदालत में अपने खिलाफ चल रहा केस निरस्त कराने की मांग हाईकोर्ट से रखी थी। देखिए, ये देश के इतिहास में पहला ऐसा केस होगा कि आपने अरविंद केजरीवाल जी और मनीष सिसोदिया जी को जेल की, दोनों को नीचे ट्रायल कोर्ट से बेल हुई, सुप्रीम कोर्ट तक से बेल हो गई। सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा कि ईडी को बंद पिंजरे में तोते की तरह यूज किया गया। सीबीआई के लिए ये टिप्पणी की। नीचे पीएमएलए कोर्ट ने कहा कि अरविंद केजरीवाल जी के पास कोई प्रमाण नहीं है और ये सब आपने कर लिया बिना परमिशन के। आप अब 2 साल बाद नवंबर 2022 में जो केस शुरू हुआ उनको जेल कर दिया आपने। 2 साल बाद आप कह रहे हो सैंक्शन टू प्रोसिक्यूट अब दे रहे हैं। कितना दुरुपयोग है देखिए। और ये सब तब जब चुनाव सर पे आ गए। तो इनका वही घिसा पिटा पैटर्न है। झूठे केस लगाओ, आम आदमी पार्टी के नेताओं को बदनाम करो, पर जनता अब सब समझ चुकी है। आगे क्या इस मामले में आप लोग भी देख रहे हैं, कानूनी राह या जो भी है? देखिए, वो एक बार
सारे कागजात सामने होंगे तब इस पे टिप्पणी करना बेहतर होगा। पर आप इसको देखिए ना कि ये नवंबर 2022 से क्या कर रहे थे, फिर हमारे नेताओं को जेल में डाल रहे थे, हमें बेल मिल गई, पता चल गया कोई प्रमाण नहीं हमारे अगेंस्ट, और उसके बाद अब सैंक्शन दे रहे हैं। कैसे दुरुपयोग कर रहे हैं ये एजेंसीज का, ये सबके सामने है। आपने कहा जवाब में कि चुनाव सर है, आपको लगता है कि इसे चुनाव से जुड़कर देखा जाए कि चुनाव? देखिए, इनका घिसा पिटा पैटर्न रहा है। इनके पास, इनको अपनी हार दिल्ली में डेफिनेट दिख रही है। इनके पास दिल्ली के लिए कोई 70 कैंडिडेट नहीं है, दिल्ली के लिए कोई एजेंडा नहीं है, दिल्ली का कोई चीफ मिनिस्टीरियल कैंडिडेट नहीं है। एक थे, जब अरविंद केजरीवाल जी ने उनको डिबेट के लिए चैलेंज कर दिया तो रमेश भिदुड़ी ने भी विड्रॉ कर दिया। अब ये बिन धुले की बारात क्या करे। आम आदमी पार्टी ने एक बार फिर नई दिल्ली विधानसभा सीट से बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा और चुनाव आयोग पर निशाना साधा है। आपने सोशल साइट एक्स पर पोस्ट किया है कि क्या चुनाव आयोग को लोकतंत्र की हत्या होते हुए नहीं दिख रही है। एक तरफ नई दिल्ली विधानसभा से बीजेपी उम्मीदवार प्रवेश वर्मा खुलेआम सड़कों पर जूते बांट रहे हैं, उनका फोटो और वीडियो बनवा रहे हैं, वहीं दूसरी तरफ जिला निर्वाचन अधिकारी कह रहे हैं कि ऐसा कुछ भी नहीं हो रहा है। वहीं आपने आगे आरोप लगाते हुए कहा कि खुलेआम आचार संहिता के उल्लंघन के इस वीडियो के बाद भी अगर चुनाव आयोग इस पर कार्रवाई नहीं करता है तो फिर चुनाव और लोकतांत्रिक प्रक्रिया का क्या मतलब रह जाएगा। चुनाव आयोग की नाक के नीचे नई दिल्ली विधानसभा में बीजेपी प्रत्याशी प्रवेश वर्मा खुलेआम आचार संहिता की धज्जियां उड़ा रहा है। लोकतंत्र की हत्या का आरोप लगाते हुए केजरीवाल की पार्टी ने कहा, मतदाताओं को पैसे, जूते, कंबल और चादर बांटे जा रहे हैं, लेकिन क्या इलेक्शन कमीशन और जिला निर्वाचन अधिकारी को यह सब दिख ही नहीं रहा या फिर आप देखना ही नहीं चाह रहे हैं। बीजेपी लोकतंत्र की हत्या कर रही है और इस हत्या में चुनाव आयोग अपनी आंखों पर पट्टी बांधकर केवल तमाशा देख रहा है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली दंगा मामले में आम आदमी पार्टी के पूर्व पार्षद ताहिर हुसैन को हिरासत पर रोल प्रदान की ताकि वो आगामी दिल्ली विधानसभा चुनाव में एमआईएम के उम्मीदवार के रूप में नामांकन पत्र दाखिल कर सके। अपनी याचिका में हुसैन ने 14 जनवरी से 9 फरवरी तक अंतरिम जमानत मांगी थी ताकि वो एमआईएम के सदस्य के रूप में मुस्तफाबाद निर्वाचन क्षेत्र से दिल्ली विधानसभा चुनाव लड़ सके। अब खबर है कि नामांकन 16 जनवरी को दाखिल किया जा सकता है। कल रात हमें ना लेट नाइट मालूम इन्फॉर्म मिला था। अब हम लीगल फॉर्मेलिटीज़ स्टार्ट कर दी हैं। आज शाम तक सारी फॉर्मेलिटीज़ पूरी हो जाएंगी तो हो सकता है हम कल जाएं इंशाल्लाह। क्या कहेंगे मुस्तफाबाद से, कैसा बता? कल एक कह रहे थे कि मैं मुस्तफाबाद जीत रहा हूँ। जी इंशाल्लाह मुस्तफाबाद चुनाव लड़ा रहा है, मुस्तफाबाद चुनाव जिताएगा भी। जनता से पूरी उम्मीद है, ये आवाम ही चुनाव लड़ा रही है और आवाम जिताएगी। क्या नामांकन भरने के लिए कौन कौन हस्तियाँ आने वाली हैं? नामांकन भरने के लिए पार्टी से भी लोग आ रहे हैं हमारे सपोर्ट के लिए, और पूरा मुस्तफाबाद का पूरी आवाम है, पूरा संगठन है और फैमिलीज के सारे लोग हैं, सभी लोग जा रहे हैं। कब तक जाएंगे भरने के लिए? बस ये तो परसों ही, आज शाम को ही कंफर्म हो पाएगा कि हमारी फॉर्मेलिटीज कंप्लीट होने के बाद में हम कब जा रहे हैं। 16 को जाएंगे या 17 को जाएंगे? सर ये कोशिश है कि 16 में जाएं और बाकी तो शाम तक ही कंफर्म हो पाएगा 100% जो भी है। तो कस्टडी में पैरोल के लिए लगाई? हाँ, कस्टडी पैरोल मिली है। पैरोल तो हमने डाली थी कि घर आ जाएं 14-15 दिन के लिए, यहाँ पे प्रचार भी हो जाए, लेकिन अभी फिलहाल कस्टडी पैरोल मिली है तो ठीक है, जो हमें न्यायालय पे भरोसा है, जो मिला है ठीक है। तो सीधा वो सीधा नंदनगरी आएंगे और फिर नंदनगरी से ही अपना फॉर्म सबमिट करके फिर रिटर्न हो जाए। दिल्ली विधानसभा चुनाव नजदीक है, अब नामांकन भरने का सिलसिला भी शुरू हो चुका है। नई दिल्ली विधानसभा सीट से आप प्रत्याशी अरविंद केजरीवाल ने आज पर्चा दाखिल किया, लेकिन उससे पहले अरविंद केजरीवाल मंदिर पहुंचे। नामांकन दाखिल करने के बाद आपके राष्ट्रीय संयोजक अरविंद केजरीवाल ने कहा है कि मैंने नामांकन दाखिल कर दिया है। मैं दिल्ली की जनता से कहना चाहता हूं कि कृपया काम के नाम पर वोट करें। एक तरफ काम करने वाली पार्टी और दूसरी तरफ गाली देने वाली पार्टी है। हाँ, नॉमिनेशन फाइल हो गया है और क्या कहना चाहेंगे इस हिसाब से आप? बस मैं दिल्ली के लोगों को कहना चाहूँगा कि काम के लिए वोट दीजिएगा। एक तरफ काम करने वाली पार्टी है और एक तरफ गाली गलौज देने वाली पार्टी है। गालियाँ देने से कोई फ़ायदा नहीं होता है, गालियाँ देने से कोई तरक्की नहीं होती, विकास नहीं होता। हम इस बात पे चुनाव लड़ रहे हैं कि हमने पिछले 10 साल में क्या काम किया, आगे 5 साल में क्या काम करेंगे, हमारा दिल्ली का विजन क्या है। हम इन चीज़ों पे चुनाव लड़ रहे हैं और वो दूसरी बीजेपी जो है वो इस बात पे केवल सुबह से शाम तक हमें गालियाँ देती है। तो काम के लिए वोट दीजिए, शिक्षा, स्वास्थ्य, बिजली, पानी, सड़क, इन चीज़ों के लिए वोट दीजिए। कई सारी काम किए हैं, अभी कई सारे काम बाकी हैं, करने भी हैं। तो मैं पूरी उम्मीद करता हूं कि
लोग जम के काम के लिए वोट देंगे। बीजेपी की तरफ से अभी भी कोई सीएम अनाउंसमेंट नहीं है, आप लोग लगातार उनके पास ना सीएम है, ना विजन है, ना नैरेटिव है। दिल्ली वालों के लिए क्या काम किए उन्होंने 10 साल में, उनके पास कोई जवाब नहीं है इसका। अगले 5 साल वो क्या काम करेंगे, इस बात का भी कोई जवाब नहीं है उनके पास। दिल्ली विधानसभा चुनाव में कांग्रेस ने ओखला सीट से पार्षद अरीबा खान को उम्मीदवार बनाया। इसे लेकर अब सियासत शुरू हो गई है। असदुद्दीन ओवैसी की पार्टी एमआईएम ने कांग्रेस पर निशाना साधा है। दिल्ली एमआईएम अध्यक्ष शोएब जमई ने कहा है कि ओखला में सबको पता है कि अरीबा खान का टिकट उनके चचा और बीजेपी के बड़े नेता और बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान के कहने पर दिया गया है। शोएब जमई ने कहा है कि बीजेपी और कांग्रेस की इस मिली भगत से ओखला की जनता अनजान नहीं है। एमआईएम का कहना है कि इस बार सबका पर्दाफाश होगा और एमआईएम प्रत्याशी शिफाउर रहमान की जीत होगी इंशाल्लाह। ओखला में सबको पता है कि अरीबा खान का टिकट उनके चचा और बीजेपी के बड़े नेता और बिहार के गवर्नर आरिफ मोहम्मद खान साहब के कहने पर दिया गया है। भाजपा और कांग्रेस की इस मिली भगत से ओखला की जनता अनजान नहीं है। एक दूसरे पोस्ट में शोएब जमई ने कहा है कि कांग्रेस ने इशरत जहां का टिकट काट कर ये संदेश दिया है कि वो समाज के लिए आवाज बुलंद करने वाली मुस्लिम नेतृत्व का साथ नहीं देना चाहती है। यह हिम्मत सिर्फ हमारी पार्टी में है कि मजलूम की आवाज उठाते हैं, बाकी सेकुलर पार्टियां हिंदुत्व वोट बैंक को खुश करने में लगी रहती हैं। साथ ही आपको बता दें कि ओखला विधानसभा सीट से एमआईएम पार्टी ने शफीउर रहमान को अपना उम्मीदवार घोषित किया है, जिनका नाम दिल्ली के दंगे से जुड़ा हुआ है और फिलहाल जेल में बंद है। वहीं आम आदमी पार्टी ने इस बार अपने मौजूदा विधायक अमानतुल्लाह खान को उतारा है। साथ ही बीजेपी ने मनीष चौधरी को टिकट दिया है। दिल्ली में विधानसभा चुनाव के बीच बीएसपी प्रमुख और यूपी के पूर्व मुख्यमंत्री मायावती ने अपनी पार्टी की स्थिति पर टिप्पणी की है। उन्होंने कहा है कि बहुजन समाज पार्टी दिल्ली विधानसभा चुनाव में दमदारी के साथ अपनी भागीदारी निभा रही है और उन्हें विश्वास है कि अगर चुनाव स्वतंत्र और निष्पक्ष तरीके से होंगे और ईवीएम में कोई धांधली नहीं होगी तो उनकी पार्टी अच्छा प्रदर्शन करेगी। उन्होंने कहा है कि आकाश आनंद के नेतृत्व में दिल्ली में हमारे कार्यकर्ता काम पर लगे हुए हैं। इस कामना के साथ ही अब मैं अपने जन्मदिन के संबंध में ये कहना चाहूंगी कि नव वर्ष के पहले महीने में ही अर्थात आज के ही दिन दिनांक 15 जनवरी को पूरे देश भर में पार्टी के लोग मेरा जन्मदिन, विशेषकर इसे जन कल्याणकारी दिवस पीपल्स वेलफेयर डे के रूप में मनाते हैं और इस दौरान उन जन कल्याणकारी योजनाओं के बारे में अपने लोगों को बताते हैं जिन्हें यहाँ यूपी में 4 बार मेरे नेतृत्व में रही बीएसपी की सरकार में शुरू व लागू भी किया गया है, जिनसे फिर यूपी के खासकर गरीबों, दलितों, आदिवासियों, पिछड़े वर्गों, मुस्लिम व अन्य अकलियतों की स्थिति में काफी कुछ बदलाव भी आया है, सुधार भी आया है और अब उन योजनाओं की देश में दूसरी पार्टियों की राज्य सरकारें भी काफी नकल कर रही हैं, लेकिन इन लोगों के प्रति उनकी नीति व नीयत साफ नहीं होने की वजह से फिर ये सरकारें इन्हें कोई विशेष लाभ नहीं दे पा रही है। केंद्र शासित प्रदेश जम्मू और कश्मीर के मुख्यमंत्री उमर अब्दुल्ला ने बीते दिनों कहा था कि अगर 7 इलेक्शन नहीं लड़ सकते तो इंडिया अलायंस तोड़ दिया जाए। अब इस पर समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष अखिलेश यादव ने प्रतिक्रिया दी है। हालांकि उन्होंने किसी का नाम नहीं लिया है। अखिलेश यादव ने कहा इंडिया गठबंधन अखंड है। सपा चीफ का यह बयान ऐसे वक्त में आया जब दिल्ली विधानसभा चुनाव में आम आदमी पार्टी को सपा ने समर्थन दिया है। वहीं कांग्रेस ने सपा के इस निर्णय पर कहा था कि अखिलेश वहीं जाएंगे जहां वो कमजोर हैं। आज जो स्थिति है उसकी आप अलग है, आप अलग है। दिल्ली में कांग्रेस और आम आदमी पार्टी आमने सामने चुनाव लड़ रहे हैं। इंडिया गठबंधन इंटैक्ट है और मुझे याद है इंडिया गठबंधन जब बन रहा था, बिहार के मुख्यमंत्री नीतीश कुमार जी ने तमाम दलों के नेताओं से बात की। उस समय हमारी पार्टी से भी बात की। उस समय इंडिया गठबंधन के बनते समय यही कहा गया था जो रीजनल पार्टी जहां मजबूत है उस रीजनल पार्टी को इंडिया गठबंधन मजबूत करेगा। दिल्ली में आप बहुत मजबूत है, इसलिए समाजवादी पार्टी ने आपका समर्थन किया है। जो रीजनल पार्टी बीजेपी से मुकाबला कर रही हैं, हम इंडिया गठबंधन के सभी नेताओं को मिलकर के उनकी मदद करनी चाहिए, उनके साथ खड़े होना चाहिए, क्योंकि दिल्ली में आप कांग्रेस आमने सामने हैं। हमारा सुझाव तो यही है कि आप मजबूत है, इसलिए हम आपके साथ खड़े हैं।
कांग्रेस इसका पालन करती हुए नजर नहीं आ रही। झूठ बोलते हैं, उसी तरह अरविंद केजरीवाल भी झूठ बोलते हैं। देखिए, अब ये क्योंकि क्या सच है क्या झूठ है, हम और आप क्या बोलें, आपके यहाँ सब आर्काइव में होगा, इसलिए मुझे किसी पे टिप्पणी नहीं करनी है। सवाल दिल्ली का है, बीजेपी हारे ये हमारा मकसद है और यही मकसद कांग्रेस का है, यही मकसद समाजवादी पार्टी का है, यही मकसद आपका है। तो जब मकसद एक है तो झूठ सच कुछ नहीं, हमें केवल ये देना चाहिए भारतीय जनता पार्टी से बड़ा झूठ बोलने वाला कोई दल नहीं। राष्ट्रीय जनता दल के राज्यसभा सांसद मनोज झा ने बिहार में राजनीतिक बदलाव की कयासबाजियों पर विराम लगा दिया है। बिहार में खेला होने के सवाल का जवाब देते हुए उन्होंने कहा है कि बिहार में अपने चुनावी मुद्दे के साथ हम सीधे चुनाव में जाएंगे। इसके लिए पार्टी की ओर से ब्लूप्रिंट पर काम हो रहा है। नेता प्रतिपक्ष तेजस्वी यादव जल्द ही ब्लूप्रिंट की घोषणा करेंगे। आरजेडी सांसद ने यह भी कहा है कि बिहार में अब कोई खेला नहीं होने वाला है। सीट का टारगेट सेट कर दिया है, आप लोग का टारगेट क्या है? नहीं, हम ज्योतिष नहीं हैं और ईवीएम मैनिपुलेशन के उस्ताद नहीं हैं। हम बिहार की जनता के विजडम पे भरोसा करते हैं और हमें यकीन है कि तेजस्वी जी के नेतृत्व में महागठबंधन को मेजॉरिटी मार्क्स से बहुत आगे की सीटें मिलेंगी। बाकी बड़बोरा पल तो इन लोगों का हमने झारखंड में भी देखा है। तो झारखंड में खंड खंड हो गया बरबोलापन। तो इस तरह के बरबोलेपन के लिए जनतंत्र में, लोकतंत्र में कोई जगह नहीं। फिलिस्तीन के गाजा में हमास और इजराइल के बीच चल रहे संघर्ष को 1.5 साल से भी ज्यादा बीत चुका है। इस युद्ध में हजारों लोगों की जान चली गई और न जाने कितने ही घर तबाह हो गए। लाखों लोगों को विस्थापित होना पड़ा है। करीब 1.5 साल बाद इस युद्ध पर विराम लगने की कोशिशें शुरू हो गई हैं। हमास ने गाजा पट्टी में बंधकों की रिहाई के बदले युद्ध विराम के लिए समझौते के मसौदे को स्वीकार कर लिया है। एक रिपोर्ट के हवाले से ये जानकारी मिली है कि इजराइल मसौदे पर विचार कर रहा है। अमेरिका और कतर के मध्यस्थों ने बताया कि इजरायल और हमास 15 महीनों से जारी युद्ध पर विराम लगाने के लिए समझौते के करीब हैं और यह युद्ध को बंद करने के लिए सबसे अच्छा मौका हो सकता है। अमेरिकी विदेश मंत्री एंटनी ब्लिंकन ने मंगलवार को कहा कि उन्हें लगता है कि जल्द ही गाजा में सीज़फायर देखने को मिलेगा और यह बिल्कुल कगार पर है। इससे पहले कभी युद्ध विराम पर दोनों पक्ष इतने करीब नहीं आए हैं। पिछले 1 साल से अमेरिका, मिस्र और कतर इजरायल और हमास के बीच सीज़फायर डील को अंतिम रूप देने और बंधकों की रिहाई सुनिश्चित करने की कोशिश कर रहे हैं। 7 अक्टूबर 2023 को हमास के हमले के बाद से कई लोगों को बंधक बनाया गया। रिपोर्ट्स के अनुसार गाजा में अभी भी करीब 100 बंधक है। यह समझौता अमेरिका राष्ट्रपति जो बाइडेन द्वारा निर्धारित रूपरेखा पर आधारित है और संयुक्त राष्ट्र सुरक्षा परिषद द्वारा समर्थित है। समझौते के मसौदे पर अभी पहले चरण की रूपरेखा तैयार की गई है और फर्स्ट फेज में दोनों पक्षों को क्या क्या करना है। अगर पहला चरण पूरा हो जाता है तो फिर दूसरे चरण पर काम किया जाएगा। हमास और इजरायल अगर समझौते पर मान जाते हैं तो 42 दिन का पहला चरण शुरू होगा। इस चरण में बंधकों की रिहाई, इजरायली सेना की वापसी, फिलिस्तीनियों की घर वापसी और मानवीय सहायता के लिए ज़रूरी चीज़ों की आपूर्ति जैसी बातें की जाएंगी। रिपोर्ट के मुताबिक इंटरनेशनल ट्रूथ एंड जस्टिस प्रोजेक्ट ने बांग्लादेश में 2024 के प्रदर्शन के दौरान पुलिस की बर्बरता का खुलासा किया है। 5 अगस्त को ढाका में 2 घटनाओं के वीडियो की जांच करते हुए आईटीजेपी ने पाया कि बांग्लादेशी पुलिस ने शांतिपूर्ण और निहत्थे प्रदर्शनकारियों पर जानबूझकर हमले किए। साथ ही आपको बता दें कि इन्हीं घटनाओं के बाद शेख हसीना ने प्रधानमंत्री पद से इस्तीफा दिया और वो देश छोड़कर भारत आ गई। फिल्म निर्माता कैलम मैकरे की ओर से जांच किए गए वीडियो फुटेज में दिखाया गया है कि पुलिस को प्रदर्शनकारियों से कोई खतरा नहीं था। उन्होंने कहा कि पुलिस की ओर से हिंसा का इस्तेमाल कानूनी रूप से सही नहीं था। फुटेज से यह भी पता चला है कि प्रदर्शनकारियों में छात्र और अन्य नागरिक शामिल थे जो पुलिस की गोलियों के शिकार बने। आईटीजेपी की जांच टीम में मैकरे समेत उनके लोगों ने 5 अगस्त की 2 घटनाओं के फुटेज का विश्लेषण किया, जिसमें बांग्लादेशी पुलिस पर निहत्थे नागरिक प्रदर्शनकारियों पर गोली चलाने और उन्हें मारने का आरोप लगाया गया था। एक घटना ढाका के दक्षिण में जतराबारी पुलिस स्टेशन के बाहर दोपहर करीब 2 बजे हुई। स्मार्टफोन वीडियो में देखा गया है कि दर्जनों छात्र पुलिस स्टेशन के बाहर जमा थे। पुलिस ने उन पर गोलियां चला दी। शेख हसीना के 15 साल के शासन के दौरान भ्रष्टाचार और मानवाधिकार हनन के आरोप लगे। पिछले साल जब देश भर में विरोध प्रदर्शन हुए तो शेख हसीना की सरकार ने प्रदर्शनकारियों को दबाने के लिए पुलिस बल का सहारा लिया। एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट के अनुसार पुलिस ने प्रदर्शनकारियों पर घातक हथियारों का गलत इस्तेमाल किया, जिसमें 1000 से अधिक लोग मारे गए और कई घायल हुए। हिंदी समाचार यहीं समाप्त होता है। मुझे दें इजाजत। बाकी खबरों के लिए आप बने रहें सियासत टीवी के साथ।